अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये इक्विलिब्रियम की 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था ली चैटलियर। उन्होंने 1884 में इसको दिया था। ठीक है, ये एक जनरलाइजेशन है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को रिएक्शंस में या जो प्रोसेस हो रही है उसमें तीन फैक्टर्स को चेंज करके। जो पहला फैक्टर हमारा रहता है वो रहता है कंसंट्रेशन को चेंज करके, या फिर टेम्परेचर को चेंज करके, या फिर प्रेशर। इन तीनों क्वांटिटीज़ को चेंज करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन ये कहती है कि अगर किसी एक साइड हम क्या करें कि शिफ्ट चेंज करें। सपोज कर देते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट है A+B, जिससे हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है C+D। अब इसमें चाहे रिएक्टेंट साइड या चाहे प्रोडक्ट साइड, अगर हम इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटीज़ को चेंज करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में शिफ्ट देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग C+D में इन तीनों में से कोई भी चीज़, जैसे अभी इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम C+D में क्या कर रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जिस कंटेनर में ये हो रहा है वहाँ से C+D को हम लगातार निकाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस तरफ को शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, ताकि वो जो चेंज हो रहा है उसको अपोज कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम C+D को हटाते जाएंगे यहाँ से, वैसे वैसे A+B और तेज़ी से रिएक्शन करने लगेंगे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा ताकि जल्दी से C+D प्रोडक्ट बन सके। तो इसी को कहा जाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। बेसिकली अगर हम इसको कॉमन एग्जाम्पल से समझें तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे दो टैंक्स हैं जो कि नीचे से कनेक्टेड है किसी पाइप के थ्रू। ठीक है, किसी पाइप के थ्रू कनेक्टेड है। इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं ये। अब जैसे जैसे हमारे पास, सपोज कर लेते हैं अभी इक्विलिब्रियम अचीव है, तो दोनों तरफ जो वाटर लेवल है इस टैंक्स में वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, वाटर इधर से फ्लो कर सकता है, ये पाइपलाइन है। ठीक, तो अभी किसी वजह से इसमें क्या हुआ कि इसमें एक होल हो गया, जिससे वाटर क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको प्रोडक्ट साइड मान लें और इसको रिएक्टेंट साइड मान लेते हैं और इसको प्रोडक्ट साइड मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट साइड किसी कारण से जो वाटर है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इधर का वाटर लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड की तरफ यानी प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट होगा, ताकि जो है इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। तो उसमें होगा क्या कि अगर हम सपोज करते हैं ये वाटर निकल गया, अब हमने इसको रोक दिया, तो लगातार इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिससे एक टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ लेवल जो है वाटर का बराबर हो जाए। ठीक है, तो यही कहता है हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ये मेनली किन चीज़ों की वजह से होता है, या तो कंसंट्रेशन चेंज में, या टेम्परेचर चेंज में, या फिर प्रेशर चेंज में। तो चलिए हम लोग एक एक करके तीनों को फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर क्या होगा जब हम चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए भी अगेन हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें A+B रिएक्टेंट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, C+D हो रहा है। इसको हम मान लेते हैं कि अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, और सपोज करते हैं, सपोज दैट इस इनिशियली जो है A और B की जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर दी, बढ़ा दी गई। तो इससे होगा क्या कि जो C और D की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जब C और D की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम का क्या होगा, शिफ्ट होगा। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट करेगा। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यही इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि C और D यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगेगा ताकि दोनों मेंटेन हो सके। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ओके, इसी तरह से अगर हम मान लें कि एक बार A एक्टिव मास या A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन इस बार क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगेन चेंजेस आए, अब हमारे पास रिएक्टेंट के साइड चेंजेस आए तो इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट होगा। अब जो उसकी डायरेक्शन होगी क्या होगी, बैकवर्ड होगी, क्योंकि जिस तरफ चेंज आ रहा है उसको अपोज करने के लिए वो उस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर हमको कैसा शिफ्ट मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलता है बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ठीक है,
बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी को हम निकालते जाएंगे तो सी और डी और ज़्यादा रिएक्शन करेगा और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन जो होगा क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल है हेबर प्रोसेस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एमोनिया बनाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होता है हेबर प्रोसेस का, वो क्या होता है, नाइट्रोजन जो है 3 मोल हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें 2 मोल हमको क्या मिलता है, एमोनिया मिलता है। इसको हेबर प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत फेमस मेथड है एमोनिया को बनाने के लिए। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस में क्या होता है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, जिससे हमको 2 मोल एमोनिया मिलता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए हमको एमोनिया ही चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन चलता रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी कि हम सिर्फ एमोनिया निकाल लें, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एमोनिया यानी रिएक्टेंट साइड की जो प्रोडक्ट साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, लगातार एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एमोनिया की जो कंसंट्रेशन है इस जहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या होगी, गिरने लगेगी। इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगेगी और इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ताकि जो है क्या हो सके, एमोनिया जो निकल रही है मान ली उसको बैलेंस आउट कर सके और इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सके। अच्छा, हम चाहें तो इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम क्या करें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिमिटेड कर दें, यानी कम कर दें। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को कम कर दें, तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये क्या होगा, एमोनिया जो है डिकम्पोज होने लगेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम होगा क्या होगा, बैकवर्ड की साइड शिफ्ट होगा, ताकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करे, जिससे क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मेंटेन रहे या इक्वल रहे। ठीक है, तो ऐसे में हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का अलग अलग रिएक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कंसंट्रेशन को चेंज करके। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी रिएक्शन में, सपोज करें कोई रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में, तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, जिससे इक्विलिब्रियम जो होगा फॉरवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमको इससे डायरेक्शन का पता चल गया कंसंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो सिनेरियो था, दूसरे जो केस था हमारे पास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड आता है वो क्या आता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, या इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर बेसिकली लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर को चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है हमको छोटा सा, उस रूल को हम लोग नोट कर लेते हैं। वो रूल ये है कि इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ कम मोल्स होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शन वेयर लेसर नंबर ऑफ मोल्स इज। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स इज मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसी डायरेक्शन में चेंज होगी अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पे एक N2O4, ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन में हम प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज़ करें, तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इसको हमको बताऊं तो रूल क्या कह रहा है कि जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मोल होगा उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो इधर क्या है, 1 मोल्स है, ठीक है, और इधर क्या है, 2 मोल्स है, तो किस तरफ डायरेक्शन में जाएगा, ये जाएगा इस केस में बैकवर्ड, यानी कि इस रिएक्शन में अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो हमको इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, बैकवर्ड शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, और अगर एक और इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है, अमोनिया बनती है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस में भी एग्जांपल लिया था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम प्रेशर जब बढ़ाएंगे
ठीक है। तो इस तरफ हम देखें तो हमारे पास टोटल कितने हो रहे हैं, इस तरफ हमको नंबर ऑफ़ मोल्स 4 मिल रहे हैं, ठीक है। 1 मोल इसका, 3 मोल इसका, ठीक है, 4 मोल्स मिल रहे हैं। लेकिन इस तरफ क्या है, 2 मोल्स हैं। तो ऐसे केस में प्रेशर बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम होगी वो क्या होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या करेगी, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी और हमको एमोनिया ज़्यादा मिलने लगेगा जब प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा होता क्यों है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल में हमने देखा ना कि जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगी, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़े, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं प्रेशर का अमाउंट क्या है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि एक छोटा सा रीज़न ये है कि जब प्रेशर बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम कम होता है, ठीक। अगर ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल हो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। दैट मीन्स कि प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। और कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। प्रेशर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, NV, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा कि PV इज इक्वल्स टू nRT, जहाँ पर और T जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना तो R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा NV के, यानी कि कंसंट्रेशन के। मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम जो है हमेशा लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा की तरफ नहीं बल्कि उसका उल्टा करते हैं, कम की तरफ, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा तो कंसंट्रेशन बढ़ा, और उस कंसंट्रेशन को बैलेंस आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स पे, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा केस आता है वो आता है चेंज इन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो C हमारा चेंज आता है वो क्या आता है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करें तब क्या होगा, टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसमें भी एक छोटा सा रूल अप्लाई होता है, ठीक है। वो रूल ये कहता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा हो, ठीक है। शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर क्या हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा हो, बेसिकली जिधर एंडोथर्मिक हो रहा है प्रोसेस, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा हो, एंडोथर्मिक जिधर होगा उसी तरफ को इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, इसको हमने प्रोडक्ट बन रहा है C+D। अब A+B रिएक्टेंट को हमने क्या किया, हीट दे दी, ठीक है। इसको क्या किया हमने, हीट दे दी, तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो C और D हीट को एब्जॉर्ब करके बन रहा है ना, तो ऐसे केस में हमारा जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड। क्योंकि A और B हीट को एब्जॉर्ब करके ही तो C और D बना रहे हैं, इसलिए हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखते हैं तो बड़ा अच्छा एग्जांपल मिलता है H2+I2, जिसमें हमको क्या मिलता है, HI, और यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब जब HI बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। तो जब हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हीट ऐड हो रही है, ठीक है। अगर हम इसको बैकवर्ड फॉर्म में देखें तो HI में हीट क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, इस तरफ, यानी इस केस में बैकवर्ड शिफ्ट होता है, यानी कि जो HI होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में। इसी तरह से अगर हम लोग, अभी हमने पिछले एग्जांपल भी लिया एमोनिया का, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल एमोनिया बना रहे थे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराने के लिए अप्रॉक्सीमेटली कुछ हीट लगती है, ठीक है। उस हीट की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो +22.4 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही कुछ होती है, ठीक है। हीट इसको रिक्वायर्ड होती है। अब हम इसको हीट दे रहे हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, फॉरवर्ड की शिफ्ट होगा। तो ये होता है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जिस तरफ हीट दी जाएगी उसके सामने वाले डायरेक्शन में जो होगा क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, एक हमारे पास जनरलाइजेशन आ गया कि अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगी उसके सामने वाली साइड जाएगा, ठीक है। प्रेशर के केस में हम देखेंगे कि लेसर नंबर ऑफ मोल्स पे जाएगा,
लेसर नंबर ऑफ मोल्स पे, और टेम्परेचर की तरफ हम देखेंगे कि जिस तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी के सामने वाले डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट साइड अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा बैक, और अगर प्रोडक्ट साइड एब्जॉर्ब हो रही है हीट तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स और भी होते हैं, जैसे कि इनर्ट सब्सटेंस का इफ़ेक्ट, ठीक है, और कैटलिस्ट का इफेक्ट। तो इसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर इनर्ट सब्सटेंस प्रेजेंट हो तब क्या होगा और कैटलिस्ट हो तब क्या होगा। ठीक है, कैटलिस्ट हो तब क्या होगा। तो अगर इनर्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसमें अब इनर्ट सब्सटेंस प्रेजेंस में देखा जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी अगर ज़ीरो है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में नो चेंज। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, ठीक है, प्रेशर लगा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर अगर हो रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, जैसा कि प्रीवियसली बताया गया। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा जैसे होता है रेगुलरली। ठीक, और अगर हम मान लें कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट जो है कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो इसलिए ये क्या होगा, डज नॉट इफेक्ट एट ऑल। ठीक है, तो ये था हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल, और कुछ फैक्टर्स जिनको चेंज करने पर ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हमने देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं कि सारी बातें समझ में आई हो। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।